नमस्कार और स्वागत है सुन लो यूपीएससी पर। आज तारीख है 13 जुलाई 2025 रविवार। नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जो मतदाता सूची है, वोटर लिस्ट, उसकी शुद्धता मतलब प्योरिटी और आपकी नागरिकता सिटीजनशिप के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है? या फिर ये कि कैसे पर्यावरण के जो नियम हैं, एनवायरमेंटल रूल्स, उनमें एक छोटा सा बदलाव आपकी सांस लेने वाली हवा पर, एयर क्वालिटी पर असर डाल सकता है। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं अहम मुद्दों पर और कुछ और भी गहराई से बात करेंगे। ये एक विस्तृत चर्चा होगी, खास तौर पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। हाँ, हमारी जानकारी का आधार है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी, द हिंदू अखबार, द इंडियन एक्सप्रेस और दूसरी क्रेडिबल गवर्नमेंट वेबसाइट्स। और ये विश्लेषण यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर जीएस पेपर 2, जिसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं। और जीएस पेपर 3 भी, जिसमें इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक और सिक्योरिटी शामिल है। आज का हमारा लक्ष्य सिर्फ खबरों की सतही जानकारी, सुपरफिशियल नॉलेज लेना नहीं है। हम हर पहलू, हर बारीकी मतलब हर न्यूआंस को समझेंगे और परीक्षा के नजरिए से, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसका क्या महत्व है ये जानेंगे। ये चर्चा थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, पर यकीन मानिए, ज्ञान का हर कण, एवरी बिट ऑफ नॉलेज आपकी मंजिल के रास्ते को रोशन करेगा। हाँ, तो तैयार हो जाइए एक गहन और जानकारीपूर्ण यात्रा के लिए। चलिए शुरू करते हैं पार्ट ए से, पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस, यानी जीएस पेपर 2। ठीक है। पहला टॉपिक है इलेक्टोरल इंटेग्रिटी एंड सिटीजनशिप, यानी चुनावी अखंडता और नागरिकता। और इसमें हम बात कर रहे हैं बिहार इलेक्टोरल रोल कंट्रोवर्सी की। बिहार मतदाता सूची विवाद। हाँ, तो खबर यह है कि बिहार में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई, भारत निर्वाचन आयोग, एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, शॉर्ट में कहें तो एसआईआर, रिपीट एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और इसके खिलाफ कुछ याचिकाएं, पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई हैं, जिन पर सुनवाई चल रही है। ये जो एसआईआर है, ये 2004 के बाद पहला ऐसा वेरिफिकेशन है जो डोर टू डोर हो रहा है, मतलब घर घर जाकर सत्यापन किया जा रहा है। एसीआई का कहना है कि अब तक लगभग 80% मतदाता इलेक्टर्स अपने एनिमरेशन फॉर्म्स जमा कर चुके हैं। और इसका घोषित उद्देश्य, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, ईसीआई का कहना है कि मकसद है मतदाता सूची, इलेक्टोरल रोल्स को शुद्ध करना, प्योरीफाई करना, और खासतौर पर अवैध विदेशी प्रवासियों, अलेज्ड इलीगल फॉरेन माइग्रेंट्स को पहचानना और हटाना। जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार से आए लोग, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन यहीं पर विवाद शुरू होता है, कंट्रोवर्सी। पहली बात तो इसकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। ये बिहार विधानसभा चुनाव, बिहार असेंबली इलेक्शन से ठीक पहले क्यों? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सवाल उठाया है और विपक्षी दल, ऑपोजिशन पार्टीज, कह रहे हैं कि ये एक तरह से बैकडोर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, एनआरसी है, रिपीट एनआरसी। हाँ, और उन्हें डर है कि इससे असली नागरिक, जेन्युइन सिटीजन्स, कहीं मताधिकार से वंचित न हो जाएं, डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का खतरा है। हालांकि ईसीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये जो बिहार में हो रहा है, ये एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम, नेशन वाइड प्रोग्राम का पहला चरण, फर्स्ट फेज है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा? ईसीआई के अनुसार तो नहीं, ये पूरे देश में लागू करने की योजना का पहला हिस्सा है। अब आते हैं मुख्य मुद्दों पर, की इश्यूज। सबसे बड़ा सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने ही उठाया है, ईसीआई के अधिकार क्षेत्र, लोकस स्टैंडी पर। हाँ, कोर्ट ने पूछा कि आप नागरिकता सत्यापन, सिटीजनशिप वेरिफिकेशन के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? ये तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एमएचए, गृह मंत्रालय का कार्यक्षेत्र, डोमेन है। ये तो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। ईसीआई का इस पर क्या कहना है? ईसीआई ने अपने बचाव में संविधान के आर्टिकल 326 का हवाला दिया है। रिपीट, आर्टिकल 326। ये अनुच्छेद कहता है कि वोट देने के योग्य, एलिजिबल टू वोट होने के लिए भारत का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया होना अनिवार्य है। अच्छा, तो ईसीआई का तर्क ये है कि इस एलिजिबिलिटी को वेरीफाई करना, सटीक मतदाता सूची, एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल्स बनाने की उसके मैंडेट का हिस्सा है। मतलब वो कह रहे हैं कि नागरिकता जांचना उनके काम का ही एक हिस्सा है, ताकि वोटर लिस्ट सही हो। तर्क तो है, लेकिन क्या ये नागरिकता तय करने जैसा नहीं हो गया? खैर, दूसरा बड़ा मुद्दा है एसआईआर का तरीका, मेथोडोलॉजी। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ईसीआई ने वेरिफिकेशन के लिए 11 मान्य दस्तावेजों, एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स की एक सूची जारी की है। और उसमें से आधार कार्ड को बाहर रखा है। एग्जैक्टली।
ये एक विरोधाभासी पैराडॉक्सिकल स्थिति है, क्योंकि जब कोई पहली बार वोटर बनता है तो फॉर्म 6 भरता है और उसके साथ आधार का तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो अब वेरिफिकेशन के टाइम आधार क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि ईसीआई को आधार, मतदाता पहचान पत्र यानी एपिक, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड और रेशन कार्ड्स को शामिल करने पर विचार करना चाहिए, ताकि बड़ी संख्या में वैध मतदाता, लेजिटिमेट वोटर्स लिस्ट से बाहर न हो जाएं। ये तो बहुत जरूरी है, वरना कितने ही लोग परेशान हो जाएंगे। तो ये जो पूरी गड़बड़ है, इसकी जड़ कहाँ है? वल्नरेबिलिटी कहाँ है? लगता है मुख्य प्रशासनिक भेद्यता, एडमिनिस्ट्रेटिव वल्नरेबिलिटी, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 का फॉर्म 6 है। रिपीट फॉर्म 6। अच्छा, फॉर्म 6 में क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि ये फॉर्म किसी व्यक्ति को सिर्फ नागरिकता की स्वघोषणा, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ सिटीजनशिप और उम्र व पते के प्रमाण, प्रूफ ऑफ एज एंड रेजिडेंस के आधार पर मतदाता के रूप में पंजीकरण, रजिस्टर करने की अनुमति देता है। मतलब राष्ट्रीयता का कोई कठोर प्रमाण, रिगरस प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी नहीं मांगता। नहीं, और इसी प्रक्रियात्मक कमी, प्रोसीजरल लूप होल को वो रास्ता माना जा रहा है जिससे शायद गैर नागरिक, नॉन सिटीजन्स इतने सालों से मतदाता सूची में शामिल होते रहे होंगे। ओह, तो ये तो काफी गंभीर बात है। इसका संवैधानिक और कानूनी विश्लेषण, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, ये मामला कई प्रमुख कानूनी प्रावधानों, लीगल प्रोविजंस के चौराहे इंटरसेक्शन पर खड़ा है। पहला तो आर्टिकल 326 अनुच्छेद 326 जो हमने डिस्कस किया। ये यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का आधार है, लेकिन वोट का अधिकार सिटीजनशिप पर आधारित करता है। ये ईसीआई के अभ्यास का क्यों बताता है, पर कैसे नहीं। ठीक है, और दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। रिपीट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। ये कानून ईसीआई को मतदाता सूची तैयार करने और संशोधित, प्रिपेयर एंड रिवाइज करने का अधिकार देता है। ये जो एसआईआर हो रहा है, ये इसी एक्ट के तहत एक मैकेनिज्म है। समझ गया। तीसरा, रिपीट, सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये भारतीय नागरिकता निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप को कंट्रोल करने वाला प्राइमरी स्टैट्यूट है। तो याचिकाकर्ताओं पिटिशनर्स का मेन आर्गुमेंट यही होगा? बिल्कुल, उनका मुख्य तर्क यही है कि ईसीआई एसआईआर जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के माध्यम से नागरिकता की स्थिति, सिटीजनशिप स्टेटस पर डिटर्मिनेशन कर रहा है, जबकि नागरिकता एक जटिल कानूनी और तथ्यात्मक प्रश्न है, कॉम्प्लेक्स लीगल एंड फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिसका निर्णय सिटीजनशिप एक्ट के फ्रेमवर्क के तहत होना चाहिए, ना कि ईसीआई की प्रक्रिया से। और चौथा पॉइंट है सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट का जो हस्तक्षेप है वो इसी नाजुक संवैधानिक संतुलन, डेलिकेट कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस को उजागर करता है। न्यायपालिका जुडिशरी ये देख रही है कि कहीं ईसीआई जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव एमएचए के बीच की रेखाएं धुंधली तो नहीं हो रही, पोटेंशियल ब्लरिंग ऑफ लाइंस तो नहीं हो रहा। तो इस पूरे एसआईआर विवाद का महत्व और इसके व्यापक निहितार्थ, सिग्निफिकेंस एंड ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस क्या हैं? ये सिर्फ एक प्रक्रिया की लड़ाई तो नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक प्रोसीजरल डिस्प्यूट से कहीं ज्यादा है। ये दो संवैधानिक अनिवार्यताओं, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव्स के बीच एक मौलिक संघर्ष, फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ ईसीआई का मैंडेट है कि चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस सुनिश्चित करें, और दूसरी तरफ लोकतांत्रिक सिद्धांत, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है कि वैध नागरिकों, लेजिटिमेट सिटीजन्स को डिसइनफ्रेंचाइजमेंट से रोका जाए, उन्हें मताधिकार से वंचित न किया जाए। और ये जो दस्तावेजों की सीमित सूची है, लिमिटेड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और उसका कठोर अनुप्रयोग, रिजिड एप्लीकेशन, इसका क्या असर हो सकता है? देखिए, भले ही इसका उद्देश्य कुछ अपात्र मतदाताओं, इनएलिजिबल वोटर्स को बाहर निकालना हो, लेकिन इसका बड़ा जोखिम, सिग्निफिकेंट रिस्क ये है कि एक बहुत बड़ी संख्या में गरीब, हाशिए पर पड़े, मार्जिनलाइज्ड या कम दस्तावेजीकृत नागरिक, लेस डॉक्यूमेंटेड सिटीजन्स बाहर हो सकते हैं। वो नागरिक जो शायद आधार जैसे दस्तावेजों पर ही निर्भर हो। तो एक प्रशासनिक सफाई अभ्यास, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लीन अप एक्सरसाइज, कहीं लोकतांत्रिक समावेश, डेमोक्रेटिक इंक्लूजन का संकट, पोटेंशियल क्राइसिस ना बन जाए।
यही चिंता है और सुप्रीम कोर्ट के सवालों के बावजूद ईसीआई का इस वेरिफिकेशन पर जोर देना एक संभावित संस्थागत अति पहुंच पोटेंशियल इंस्टीट्यूशनल ओवररीच का भी संकेत देता है। मतलब आयोग अपनी पारंपरिक भूमिका ट्रेडिशनल रोल से आगे बढ़ रहा है, चुनाव कराने से आगे बढ़कर नागरिकता निर्धारण के क्वासी जुडिशियल फंक्शन में जा रहा है। हाँ, ऐसा लगता है। ये सिर्फ एक लिस्ट का संशोधन, रिविजन ऑफ अ लिस्ट नहीं है। ये चुनावी उद्देश्यों के लिए नागरिकता को मान्य करने, वैलिडेटिंग सिटीजनशिप के लिए एक नया वास्तविक मानक डी फैक्टो स्टैंडर्ड स्थापित करने जैसा है, जिसके पूरे देश के लिए गहरे परिणाम, प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और ये विवाद आधार के मुद्दे को भी उजागर करता है ना? बिल्कुल। ये आधार की पहचान के प्रमाण, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, और नागरिकता के प्रमाण के रूप में उसकी गैर स्थिति, नॉन स्टेटस एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप के बीच के कानूनी और व्यवहारिक अंतर, लीगल एंड प्रैक्टिकल गैप को भी साफ तौर पर दिखाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है जिसके सिग्निफिकेंट पॉलिसी इम्प्लीकेशंस हैं। इसको समझाने के लिए कोई एनालॉजी दे सकते हैं? हाँ, सोचिए जैसे आप अपनी लाइब्रेरी कार्ड का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए कर रहे हो कि आप उस लाइब्रेरी के मालिक हैं। आधार ये साबित करता है कि आप कौन हैं, पर जरूरी नहीं कि आप किस देश के नागरिक हैं। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी एनालॉजी है। तो ये था बिहार एसआईआर विवाद और उससे जुड़े मुद्दे। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पर। जी। टॉपिक 2, क्राइसिस इन हायर एजुकेशन, एड्रेसिंग द मेनेस ऑफ रैगिंग। उच्च शिक्षा में संकट, रैगिंग के खतरे का समाधान। ये भी एक बहुत गंभीर मसला है। हाँ बिल्कुल। दिल्ली हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के एंटी रैगिंग फ्रेमवर्क, रैगिंग विरोधी ढांचे को पूरी तरह विफल, अटरली फेल्ड करार दिया है। ये बहुत तीखी टिप्पणी है, स्केदिंग इंडाइटमेंट है अदालत की तरफ से। और ये टिप्पणी आई है देश भर में रैगिंग की घटनाओं, रैगिंग इंसिडेंट्स और उनसे जुड़ी छात्र मौतों, एसोसिएटेड स्टूडेंट डेथ्स में एक खतरनाक वृद्धि, डिस्टर्बिंग सर्ज के संदर्भ में। अदालत ने इतनी गंभीर चिंता व्यक्त की है कि वो सिस्टेमिक रिफॉर्म्स, प्रणालीगत सुधारों को लागू करवाने के लिए एक सुओ मोटो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) यानी स्वतः संज्ञान जनहित याचिका शुरू करने का संकेत दे रही है। रिपीट, PIL। क्या हमारे पास कुछ आंकड़े हैं इस बारे में? डेटा एंड स्कोप क्या है समस्या का? हाँ, आंकड़े काफी चिंताजनक है, अलार्मिंग डेटा है। यूजीसी की अपनी एंटी रैगिंग हेल्पलाइन ने पिछले साल 1084 शिकायतें दर्ज की। रिपीट, 1084। ये पिछले 9 सालों 9 इयर्स में सबसे ज्यादा है। 9 साल में सबसे ज्यादा। और ये ट्रेंड 2025 में भी जारी है? कथित तौर पर हाँ, ये बढ़ता हुआ ट्रेंड 2025 में भी जारी है। और सबसे ज्यादा प्रभावित संस्थान, वर्स्ट अफेक्टेड इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? अंदाजा लगा सकते हैं? शायद इंजीनियरिंग कॉलेजेस? नहीं, मेडिकल कॉलेजेस। कुल शिकायतों का 40% हिस्सा मेडिकल कॉलेजों से दर्ज हुआ है। रिपीट, 40%। हो, मेडिकल कॉलेजेस, ये तो और भी चिंता की बात है। अच्छा, तो मौजूदा ढांचा क्या है? एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क एंड इम्प्लीमेंटेशन गैप्स कहाँ हैं? कागज पर तो नियम होंगे ही। हाँ, कागज पर, ऑन पेपर, भारत के पास एक कॉम्प्रिहेंसिव एंटी रैगिंग फ्रेमवर्क है। इसमें यूजीसी रेगुलेशंस ऑन कर्बिंग द मेनेस ऑफ रैगिंग इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस 2009 शामिल हैं। और एक 24/7 राष्ट्रीय हेल्पलाइन, नेशनल हेल्पलाइन भी है। छात्रों और अभिभावकों द्वारा एंटी रैगिंग एफिडेविट्स, रैगिंग विरोधी शपथ पत्र जमा करने की अनिवार्यता है, मैंडेटरी सबमिशन है। और कानूनी सजा का प्रावधान? हाँ, इंडियन पीनल कोड IPC, भारतीय दंड संहिता के तहत दंडात्मक प्रावधान, प्यूनिटिव प्रोविजंस भी हैं, जैसे सेक्शन 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट, और सेक्शन 506 आपराधिक धमकी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। रिपीट, सेक्शन 323 एंड 506। तो जब इतना सब कुछ है तो दिल्ली हाईकोर्ट क्यों कह रही है कि ढांचा अटली फेल्ड है? और मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि नियम काफी हद तक कागज पर हैं। यही तो इम्प्लीमेंटेशन में विनाशकारी विफलता, कैटास्ट्रोफिक फेलियर की ओर इशारा करता है। नियम है, पर उनका पालन नहीं हो रहा या करवाया नहीं जा रहा। इसका कोई सबूत है इम्प्लीमेंटेशन गैप का? हाँ, एक RTI डिस्क्लोजर, RTI प्रकटीकरण से पता चला कि केवल 4.49%
4.49% छात्र ही अनिवार्य वार्षिक हलफनामा मैंडेटरी एनुअल एफिडेविट जमा करने की जरूरत का पालन करते हैं। रिपीट 4.49%। सिर्फ 4.49%? ये तो मजाक है। बिल्कुल। और विफलता का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है नेशनल रैगिंग प्रिवेंशन प्रोग्राम की हेल्पलाइन। ये हेल्पलाइन अमन सत्यकचरू ट्रस्ट ASKT ने शुरू की थी। अमन एक छात्र थे जिनकी 2009 में रैगिंग से मौत हो गई थी। उनके पिता ने यह ट्रस्ट बनाया था। अच्छा, ASKT। रिपीट ASKT। तो इस हेल्पलाइन में क्या दिक्कत आई? ASKT के प्रस्तुतिकरण सबमिशंस के अनुसार ये हेल्पलाइन अब महज एक रेफरल कॉल सेंटर बनकर रह गई है। रेफरल कॉल सेंटर मतलब शायद वो सिर्फ कॉल लेकर आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, खुद सक्रिय रूप से कुछ नहीं करते। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी, की फीचर्स, जैसे स्वतंत्र निगरानी, गुमनाम शिकायतें दर्ज करने की क्षमता और डेटा व अनुपालन की सार्वजनिक रिपोर्टिंग, ये सब कथित तौर पर 2022 में बंद कर दी गई जब UGC ने कार्यक्रम का मैनेजमेंट एक नई एजेंसी को सौंप दिया। तो ऐसा लगता है कि एक मिशन ड्रिवन एम्पैथेटिक अप्रोच की जगह एक पूरी तरह से ब्यूरोक्रेटिक नौकरशाही वाला दृष्टिकोण ने ले ली। हाँ, और इससे प्रणाली की प्रभावकारिता, एफिकेसी और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी दोनों में गिरावट आई है। अब इसमें न्यायपालिका की भूमिका, रोल ऑफ जुडिशरी और सामाजिक न्याय के निहितार्थ, सोशल जस्टिस इम्प्लीकेशंस क्या हैं? दिल्ली हाईकोर्ट का सुओ मोटो PIL की धमकी देना क्या दर्शाता है? ये रेगुलेटरी फेलियर, नियामक विफलता से पैदा हुए गवर्नेंस वैक्यूम, शासन के शून्य को भरने के लिए न्यायपालिका के कदम बढ़ाने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, क्लासिक एग्जाम्पल है। ये जुडिशियल एक्टिविज्म न्यायिक सक्रियता के एक पैटर्न को दिखाता है। जैसे 2025 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने छात्र मानसिक स्वास्थ्य, स्टूडेंट मेंटल हेल्थ के संकट को संबोधित करने के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स बनाने का निर्देश दिया था। बिल्कुल, वो भी इसी पैटर्न का हिस्सा था। और रैगिंग और मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ के बीच का संबंध तो बहुत स्पष्ट है, स्टार्क है। क्या आंकड़े हैं इस बारे में? 2024 के नेशनल मेडिकल कमीशन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के सर्वे में पाया गया कि स्नातकोत्तर छात्रों, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में से 31% ने आत्महत्या के विचार, सुसाइडल थॉट्स अनुभव किए थे। रिपीट, 31%। 31%, ये तो बहुत ज्यादा है। और रैगिंग से संबंधित मौतें भी बढ़ी हैं। 2022 से पहले औसतन 7 प्रतिवर्ष 7 पर ईयर थीं, जो अब बढ़कर 17 प्रतिवर्ष 17 पर ईयर हो गई हैं। रिपीट, 7 and 17। 7 से 17, ये तो भयानक वृद्धि है। जैसा कि आपने कहा, रैगिंग सिर्फ अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन का मुद्दा नहीं है। ये एक गहरा सामाजिक न्याय का मुद्दा है, प्रोफाउंड सोशल जस्टिस इशू है। हाँ, क्योंकि ये अक्सर उन छात्रों को निशाना बनाता है, टारगेट्स करता है और उन्हें असमान रूप से नुकसान, डिस्प्रोपोर्शनेटली हार्म्स पहुंचाता है, जो ग्रामीण, रूरल पृष्ठभूमि से हैं, गैर अंग्रेजी भाषी, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग है, या हाशिए पर पड़े जाति और वर्ग पृष्ठभूमि, मार्जिनलाइज्ड कास्ट एंड क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। और इससे भय का माहौल, एनवायरनमेंट ऑफ फियर बनता है, जो ड्रॉप आउट, पढ़ाई छोड़ने का कारण बन सकता है। और ये गहरी सामाजिक असमानताओं, डीप सीटेड सोशल इनइक्वालिटीज को कायम रखता है। जैसा कि अदालत ने भी कहा, असली कीमत, ट्रू कॉस्ट उन लोगों को चुकानी पड़ती है जिन्हें अपनी शिक्षा और सपनों, एजुकेशन एंड ड्रीम्स को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। ये वाकई बहुत दुखद है। रैगिंग का बना रहना असल में एक गहरी संस्थागत बीमारी, डीपर इंस्टीट्यूशनल मलेस का लक्षण है। ये दंड मुक्ति की संस्कृति, कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी को दर्शाता है। ये छात्र शिक्षक संबंध के टूटने, ब्रेकडाउन ऑफ द स्टूडेंट फैकल्टी रिलेशनशिप को दिखाता है। और एक ऐसे माहौल को भी जहां विकृत शक्ति पदानुक्रम, पोवर्स पावर हायरार्कीज, हिंसा और अपमान, वायलेंस एंड ह्यूमिलिएशन के माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं। हाँ, और कुछ वरिष्ठ छात्र, सीनियर स्टूडेंट्स, जो ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि वो जूनियर्स को प्रोफेशनल लाइफ के दबावों के लिए तैयार कर रहे हैं। रैगिंग करके? हाँ, ये दलील दी जाती है। और ये शैक्षिक प्रणाली, एजुकेशनल सिस्टम के भीतर ही दुर्व्यवहार के चौंकाने वाले सामान्यकरण, शॉकिंग नॉर्मलाइजेशन ऑफ अब्यूज को उजागर करता है। तो समस्या सिर्फ कुछ छात्रों की नहीं है। नहीं, समस्या उस संस्थागत संस्कृति, इंस्टीट्यूशनल कल्चर की भी है
जो इस तरह के व्यवहार के पनपने, थ्राइव करने के लिए स्थितियां बनाती है। इसलिए कोई भी सार्थक समाधान, मीनिंगफुल सॉल्यूशन सिर्फ व्यक्तिगत अपराधियों, इंडिविजुअल परपेट्रेटर्स को दंडित करने से आगे जाना होगा। मतलब अतः कॉलेज प्रशासन, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशंस और यूजीसी के भीतर जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी की प्रणालीगत विफलताओं, सिस्टमैटिक फेलियर्स को संबोधित करना होगा। इसके लिए कोई एनालॉजी है? हाँ, ये ऐसा है जैसे आप सिर्फ खरपतवार, वीड्स को दोष दें और उस मिट्टी की गुणवत्ता को ना देखें जो उन्हें हर जगह उगने दे रही है। हमें जड़ तक जाना होगा। बिल्कुल सही कहा। तो ये था रैगिंग का मुद्दा और उससे जुड़ी चुनौतियां। अब चलते हैं पार्ट बी, इंटरनेशनल रिलेशंस, जीएस पेपर 2 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध। जी। टॉपिक 3, इंडियाज डिप्लोमैटिक टाइट-रोप, EAM's विजिट टू सिंगापुर एंड चाइना। भारत की कूटनीतिक कश्मकश, विदेश मंत्री की सिंगापुर और चीन यात्रा। हाँ, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर EAM विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर 13 से 15 जुलाई 2025 तक सिंगापुर और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चीन जनवादी गणराज्य की एक महत्वपूर्ण 3 दिवसीय यात्रा, सिग्निफिकेंट 3-डे विजिट पर है। रिपीट, EAM सिंगापुर यात्रा में तो देश के लीडरशिप के साथ बायलैटरल डिस्कशंस, द्विपक्षीय चर्चाएं शामिल हैं। इसे दोनों देशों के बीच नियमित आदान प्रदान, रेगुलर एक्सचेंजेस का हिस्सा बताया गया है। हाँ, सिंगापुर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। लेकिन यात्रा का अगला पड़ाव ज्यादा ध्यान खींच रहा है, चीन। विदेश मंत्री तियानजन चाइना जा रहे हैं। हाँ, तियानजन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, शंघाई सहयोग संगठन की काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक होनी है। रिपीट, SCO। और ये विदेश मंत्री की 5 साल से ज्यादा समय, ओवर 5 इयर्स में चीन की पहली यात्रा है। बिल्कुल। और ये 5 साल का दौर दोनों देशों के बीच अत्यधिक द्विपक्षीय घर्षण, इमेंस बायलैटरल फ्रिक्शन का रहा है। तो इस बैठक को कैसे देखा जा रहा है? इसे इस साल के अंत में होने वाले SCO समिट, SCO शिखर सम्मेलन से पहले एक तैयारी बैठक, प्रिपरेटरी एंगेजमेंट के रूप में देखा जा रहा है। SCO समिट में प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर की संभावित यात्रा की उम्मीद है। पहले बात करते हैं इंडिया सिंगापुर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। भारत सिंगापुर राजनीतिक साझेदारी। जैसा मैंने कहा, सिंगापुर के साथ जुड़ाव एक स्थिर और मजबूत संबंध, स्टेबल एंड रोबस्ट रिलेशनशिप की पुष्टि करता है। सिंगापुर भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट नीति का एक आधार स्तंभ, कॉर्नरस्टोन है। रिपीट, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक के भारत के व्यापक दृष्टिकोण, ब्रॉडर विजन के लिए भी महत्वपूर्ण है। हाँ, ये साझेदारी बहुआयामी है, मल्टीफैसेटेड है। इसमें रक्षा, डिफेंस, व्यापार और निवेश, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, डिजिटलाइजेशन, शिक्षा, एजुकेशन और कौशल विकास, स्किल्स डेवलपमेंट में गहरा सहयोग, डीप कोऑपरेशन शामिल है। ये यात्रा इस स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट को और मजबूत करती है। तो सिंगापुर वाला हिस्सा तो काफी सकारात्मक है। अब आते हैं इंडिया चाइना रिलेशंस पे, भारत चीन संबंध। यहाँ स्थिति बिल्कुल विपरीत है। चीन में जो एंगेजमेंट हो रहा है वो उस पृष्ठभूमि बैकड्रॉप में हो रहा है जिसे विश्लेषक, एनालिस्ट मैनेज्ड कॉन्टेस्टेशंस, प्रबंधित प्रतिस्पर्धा या टैक्टिकल सिविलिटी, सामरिक शिष्टाचार कह रहे हैं। मैनेज्ड कॉन्टेस्टेशंस, टैक्टिकल सिविलिटी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बातचीत तो हो रही है, डायलॉग मेंटेन किया जा रहा है, लेकिन जो मुख्य विवाद है, कोर डिस्प्यूट्स, वो अनसुलझे हैं, अनरिजॉल्व्ड है। भले ही अक्टूबर 2024, अक्टूबर 2024 में एक कथित सीमा समझौते, बॉर्डर अग्रीमेंट की बात हुई थी, लेकिन 2020 के सीमा संघर्षों, बॉर्डर क्लैशेस के बाद से जो रिश्ते ठंडे पड़े हैं, वो वैसे ही हैं। तो मुख्य घर्षण बिंदु, की फ्रिक्शन पॉइंट्स क्या बने हुए हैं? कई हैं। पहला तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य गतिरोध, मिलिट्री स्टैंड ऑफ, रिपीट LAC। दूसरा, चीन द्वारा आर्थिक दांव पेचों, इकोनॉमिक लिवरेज का उपयोग, जैसे दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों, रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्यात को प्रतिबंधित करना। और तीसरा, पाकिस्तान के साथ उसकी सदाबहार साझेदारी, ऑल वेदर पार्टनरशिप। और चौथा, ग्लोबल साउथ में प्रभाव के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा, ग्रोइंग कंपटीशन। तो ये जो राजनयिक बातचीत हो रही है, डिप्लोमैटिक इंटरैक्शंस, इसे क्या समझें? इसे किसी सफलता ब्रेक थ्रू के संकेत के रूप में कम देखा जा रहा है। ये शायद आगे और बिगड़ने से रोकने के लिए
कूटनीति का प्रदर्शन परफॉर्मेंस ऑफ डिप्लोमेसी ज्यादा है, जबकि मौलिक असहमतियां फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट्स बनी हुई हैं। अब बात करते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की, शंघाई सहयोग संगठन। ये भारत के लिए कैसा मंच है? SCO भारतीय कूटनीति, इंडियन डिप्लोमेसी के लिए एक जटिल क्षेत्र, कॉम्प्लेक्स अरीना प्रस्तुत करता है। एक और ये मध्य एशियाई राष्ट्रों, सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ जुड़ने के लिए एक अनिवार्य मंच, इंडिस्पेंसिबल प्लेटफॉर्म है। रिपीट SCO। और अपनी मुख्य सुरक्षा चिंताओं, कोर सिक्योरिटी कंसर्न्स को उठाने के लिए भी, खासकर सीमा पार आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो पाकिस्तान से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन दूसरी ओर ये एक बहुपक्षीय निकाय, मल्टीलैटरल बॉडी है, जहां चीनी प्रभाव, चाइनीज इन्फ्लुएंस प्रमुख है, प्रेडोमिनेंट है। तो भारत का अप्रोच क्या रहा है SCO में? हाल के वर्षों में भारत ने SCO के भीतर अपने दृष्टिकोण, अप्रोच में एक स्पष्ट बदलाव, क्लियर शिफ्ट दिखाया है। पहले भारत एक आम सहमति उन्मुख प्रतिभागी, कंसेंसस ओरिएंटेड पार्टिसिपेंट होता था। अब वो एक अधिक मुखर अभिनेता, असर्टिव एक्टर बन गया है, जो सार्वजनिक रूप से अपनी असहमति, डिसेंट दर्ज करने को तैयार है। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, भारत ने कई बार उन संयुक्त विज्ञप्तियों, जॉइंट कम्युनिकेट्स का समर्थन करने से इनकार किया है, जिनमें या तो भारत के लिए चिंता के विशिष्ट आतंकी हमलों, स्पेसिफिक टेरर अटैक्स का उल्लेख नहीं था, या फिर ऐसी भाषा शामिल थी जिसका भारत विरोध करता है। तो ये स्ट्रैटेजी क्या दर्शाती है? ये रणनीति इंगित करती है कि नई दिल्ली SCO का उपयोग केवल सहयोग, कोऑपरेशन के लिए ही नहीं कर रही, बल्कि चीन के नैरेटिव, चाइनाज नैरेटिव का मुकाबला करने और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का दावा करने के लिए एक मंच के रूप में भी कर रही है। भारत ये संकेत दे रहा है कि वो अपने मूल सिद्धांतों, कोर प्रिंसिपल्स की कीमत पर आम सहमति, कंसेंसस स्वीकार नहीं करेगा। तो विदेश मंत्री की ये यात्रा, जिसमें वो सिंगापुर भी जा रहे हैं और चीन SCO मीटिंग के लिए भी, ये भारत की किस विदेश नीति को दर्शाती है? ये भारत की समकालीन विदेश नीति, कंटेम्पररी फॉरेन पॉलिसी, जिसे मल्टी अलाइनमेंट, बहुसंरेखण कहते हैं, उसे पूरी तरह से दर्शाती है। मल्टी अलाइनमेंट, ये नॉन अलाइनमेंट से कैसे अलग है? नॉन अलाइनमेंट था गुटों से दूरी बनाए रखना। मल्टी अलाइनमेंट है भू राजनीतिक गुटों, जियोपॉलिटिकल ब्लॉक्स के बीच एक द्विआधारी विकल्प, बाइनरी चॉइस न चुनना, बल्कि प्रतिस्पर्धी मंचों, कंपीटिंग प्लेटफॉर्म्स पर एक सक्रिय मुद्दा आधारित जुड़ाव, एक्टिव इशू बेस्ड एंगेजमेंट करना। तो सिंगापुर, जो पश्चिम के साथ अलाइंड है और क्वाड इनवाइटी भी हैं, वहां जाना और फिर तुरंत चीन के नेतृत्व वाले SCO में भाग लेना, ये मल्टी अलाइनमेंट का उदाहरण है। बिल्कुल। ये एक परिष्कृत राजनयिक मुद्रा, सोफिस्टिकेटेड डिप्लोमैटिक पोस्चर दिखाता है। भारत अपने राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट की पूर्ति के लिए खुद को कई अक्सर विरोधाभासी, ऑफन कॉन्ट्रडिक्टरी मंचों में स्थापित, एम्बेडिंग कर रहा है। ये गुटनिरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट से एक अधिक सक्रिय, बहुदिशात्मक रणनीति, प्रोएक्टिव, मल्टी डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी का स्पष्ट विकास, क्लियर एवोल्यूशन है। तो SCO एक तरह से भारत-चीन संबंधों का बैरोमीटर बन गया है। हाँ, आप कह सकते हैं। SCO भारत-चीन संबंध, इंडिया-चाइना रिलेशनशिप के स्वास्थ्य, हेल्थ के लिए एक सार्वजनिक बैरोमीटर, पब्लिक बैरोमीटर बन गया है। यहाँ की सामरिक चालें, टैक्टिकल मैन्यूवर्स, सार्वजनिक बयान, पब्लिक स्टेटमेंट्स और असहमति के बिंदु अक्सर उनकी वास्तविक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, ट्रू स्ट्रेटेजिक कंपटीशन के बारे में द्विपक्षीय बयानों से ज्यादा खुलासा करते हैं। इसके लिए कोई एनालॉजी? हाँ, सोचिए भारत एक कुशल शेफ, स्किल्ड शेफ की तरह है, जो अपने लिए सबसे अच्छी डिश बनाने के लिए अलग-अलग, यहाँ तक कि प्रतिद्वंदी सुपरमार्केट से सामग्री, इंग्रेडिएंट्स का उपयोग कर रहा है। बहुत दिलचस्प। चलिए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक 4, ग्लोबल सिक्योरिटी वॉच, IS एफिलिएटेड ADF अटैक इन DR कॉन्गो। वैश्विक सुरक्षा निगरानी, DR कॉन्गो में IS संबद्ध ADF हमला। ये अफ्रीका से एक दुखद खबर है। हाँ, पूर्वी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य के इरुमू क्षेत्र में एक क्रूर हमला, ब्रूटल अटैक हुआ है, जिसमें 66 नागरिकों की मौत हो गई है। रिपीट, DRC 66। इस नरसंहार, मैसेकर को एक UN मिशन स्पोक्सपर्सन, संयुक्त राष्ट्र मिशन प्रवक्ता ने ब्लड बाथ, खूनी खेल बताया है और इसे एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस ADF के उग्रवादियों, मिलिटेंट्स ने अंजाम दिया है। रिपीट, ADF।
पीड़ितों को कैसे मारा गया? कथित तौर पर चाकुओं मशेतेज से काटकर मार डाला गया। हे भगवान, ये हमला क्यों किया गया? माना जा रहा है कि यह हमला कोंगो और युगांडा की सेनाओं, कोंगोलीज एंड युगांडन आर्मीज के संयुक्त बल जॉइंट फोर्स द्वारा एडीएफ समूह के खिलाफ चलाए जा रहे बढ़ते सैन्य अभियान, ऑनगोइंग एस्केलेटिंग मिलिट्री कैंपेन का बदला, रिटेलिएशन है। ये एडीएफ समूह है क्या? इसकी प्रोफाइल क्या है? प्रोफाइल ऑफ द एडीएफ। एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे एक स्थानीय संघर्ष, लोकल कॉन्फ्लिक्ट, वैश्विक जिहादी आंदोलन, ग्लोबल जिहादिस्ट मूवमेंट का हिस्सा बन जाता है। ये समूह 1990 के दशक के अंत में एक युगांडा के इस्लामी विद्रोही गुट, युगांडन इस्लामिस्ट रेबल फैक्शन के रूप में शुरू हुआ था। मतलब इनकी मुख्य शिकायत युगांडा सरकार से थी? हाँ, प्राइमरी ग्रीवेंस युगांडा सरकार, युगांडन गवर्नमेंट के खिलाफ थी। समय के साथ इन्होंने डीआरसी के उत्तरी किवू, नॉर्थ किवू के दूरस्थ और खराब शासित सीमावर्ती क्षेत्रों, रिमोट एंड पोली गवर्न्ड बॉर्डर रीजन्स में अपने ठिकाने, बेसिस बना लिए। और इनका विकास कैसे हुआ? इनके विकास में एक निर्णायक क्षण, पिविटल मूवमेंट आया 2019 में। तब इस समूह को सार्वजनिक रूप से इस्लामिक स्टेट, आईएस, इस्लामिक स्टेट के नेतृत्व ने अपना लिया और इसे अपने मध्य अफ्रीकी शाखा, सेंट्रल अफ्रीकन ब्रांच के रूप में रीब्रांडेड कर दिया। इसे अक्सर आईएसएस डीआरसी कहा जाता है। रिपीट, आईएसआईएस डीआरसी। तो आईएस से जुड़ने के बाद ये और खतरनाक हो गए। हाँ, इस अफिलिएशन ने समूह की दिशा, ट्रैजेक्टरी बदल दी। अब इसे क्षेत्र के सबसे घातक उग्रवादी संगठनों, मोस्ट लीथल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस में से एक माना जाता है। ये हजारों नागरिकों, थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। इनकी रणनीति, टैक्टिक्स क्या हैं? अंधाधुंध हत्या, इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग, घात लगा के हमला, एम्बिशस, अपहरण, किडनैपिंग्स और हाल ही में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, आईईडीज, तात्कालिक विस्फोटक उपकरण और आत्मघाती बम विस्फोट, सुसाइड बॉम्बिंग्स। रिपीट, आईडीज। इस हिंसा का क्षेत्रीय स्थिरता, रीजनल स्टेबिलिटी और यूएन पीस कीपिंग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? इम्प्लीकेशंस फॉर रीजनल स्टेबिलिटी एंड यूएन पीस कीपिंग। ये हिंसा अफ्रीका के ग्रेट लेक्स क्षेत्र में गहरे रूप से जुड़े क्षेत्रीय संघर्ष प्रणाली, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट सिस्टम का एक लक्षण, सिम्टम है। ये पूरा क्षेत्र अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी के एक दुष्चक्र, विशेष साइकिल से ग्रस्त है। इसके कारण क्या है? कई कारण हैं। झरझरा सीमाएं, ऐतिहासिक और जातीय शिकायतें, विशाल खनिज संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा और कई घरेलू और विदेशी सशस्त्र समूहों, न्यूमरस डोमेस्टिक एंड फॉरेन आर्म्ड ग्रुप्स की लगातार उपस्थिति, परसिस्टेंट प्रेजेंस। वहाँ यूएन का शांति मिशन भी तो है, मॉनुस्को। हाँ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजेशन मिशन इन द डीआरसी, मुनुस्को। डीआरसी में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन, रिपीट, मोनुस्को। ये देश में 2 दशकों, 2 डेकेड से अधिक समय से तैनात हैं। इनका काम है नागरिकों की रक्षा करना, प्रोटेक्टिंग सिविलियंस, और राज्य का समर्थन करना, सपोर्टिंग द स्टेट करना। लेकिन एडीएफ की बढ़ती क्रूरता क्या दिखाती है? ये एडीएफ की घातकता, लिथैलिटी और बढ़ती हिंसा, शांति स्थापना मिशन, पीस कीपिंग मिशन के सामने आने वाली भारी चुनौतियों, इमेंस चैलेंजेस को उजागर करती है। मुनुस्को की जो नियोजित वापसी थी, प्लांट विड्रॉल, उसे बार बार टाला, रिपीटेडली डिलेड किया गया है। क्यों टाला गया है? ये सुरक्षा स्थिति की नाजुकता, फ्रिजिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन को दिखाता है और ये भी दिखाता है कि सुरक्षा जिम्मेदारियां, सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को राष्ट्रीय बलों, नेशनल फोर्सेस को सौंपना कितना मुश्किल है, डिफिकल्टी है, क्योंकि वो बल अभी भी खतरे को नियंत्रित करने, कंटेन द थ्रेट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ये एक तरह का पीस कीपिंग ट्रैप, शांति स्थापना जाल बन गया है। बिल्कुल, ये एक क्लासिक पीस कीपिंग ट्रैप है। यूएन मिशन की उपस्थिति, एक पूर्ण सुरक्षा पतन, कंप्लीट सिक्योरिटी कोलैप्स और एक बड़ी मानवीय तबाही, लार्जर ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण, वाइटल है। लेकिन इसकी दीर्घकालिक तैनाती, लॉन्ग टर्म डिप्लॉयमेंट, ने संघर्ष के अंतर्निहित चालकों, अंडरलाइंग ड्राइवर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को हल नहीं किया है और इससे एक निर्भरता की स्थिति, स्टेट ऑफ डिपेंडेंसी भी पैदा हो सकती है। तो मिशन एक असंभव स्थिति, इम्पॉसिबल पोजीशन में फंस गया है। हाँ, अनिश्चितकालीन प्रवास,
इनडेफिनेट स्टे राजनीतिक और वित्तीय रूप से अस्थिर है, पॉलिटिकली एंड फाइनेंशियली अनसस्टेनेबल है। लेकिन समय से पहले प्रस्थान, प्रीमेच्योर डिपार्चर और भी अधिक हिंसा, ग्रेटर वायलेंस को ट्रिगर कर सकता है। ये जटिल असममित संघर्ष वातावरण, कॉम्प्लेक्स असिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट एनवायरनमेंट्स में यूएन शांति स्थापना के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती, क्रिटिकल चैलेंज है। अब सवाल ये है कि इस सब की भारत के लिए क्या प्रासंगिकता है? रेलेवेंस फॉर इंडिया। देखिए, भारत के लिए ये घटनाक्रम 2 मोर्चों, 2 फ्रंट्स पर प्रासंगिक है। क्या? पहला, भारत आतंकवादी विचारधाराओं, टेररिस्ट आइडियोलॉजीज के वैश्विक प्रसार, ग्लोबल स्प्रेड पर बारीकी से नजर रखता है। एडीएफ का आईसिस फ्रेंचाइजी मॉडल में सफल एकीकरण, सक्सेसफुल इंटीग्रेशन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंता, सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी कंसर्न है। और दूसरा मोर्चा? दूसरा, भारत यूएन शांति अभियानों, यूएन पीसकीपिंग ऑपरेशंस में सैनिकों का एक प्रमुख और निरंतर योगदानकर्ता, मेजर एंड कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूटर रहा है। तो डीआरसी में मोनुस्को द्वारा सामना की जाने वाली परिचालन और रणनीतिक दुविधाएं, ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक डिलेमास, महत्वपूर्ण सबक, क्रूशियल लेसन्स प्रदान करती हैं। ये सबक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी पर भारत की अपनी नीतियों, इंडियाज ओन पॉलिसीज को सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा विश्लेषण। अब हम पार्ट सी में प्रवेश करते हैं। इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक एंड सिक्योरिटी, जीएस पेपर 3। जी। टॉपिक 5, एनवायरमेंटल गवर्नेंस अंडर स्क्रूटनी, द एफजीडी एग्जेम्पशन फॉर कोल पावर प्लांट्स। पर्यावरण शासन जांच के दायरे में कोयला बिजली संयंत्रों के लिए एफजीडी छूट। ये एक बहुत ही विवादास्पद फैसला है। हाँ, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव, सिग्निफिकेंट पॉलिसी शिफ्ट करते हुए एक अधिसूचना, नोटिफिकेशन जारी की है। और इस अधिसूचना से भारत के अधिकांश कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट्स, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स को अनिवार्य प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, मैंडेटरी पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट स्थापित करने से छूट, एग्जेम्प्ट्स मिल गई है। अधिकांश मतलब कितने? नए नियम देश की लगभग 78% थर्मल पावर क्षमता, थर्मल पावर कैपेसिटी को छूट देते हैं। इन्हें कैटेगरी सी संयंत्रों के रूप में वर्गीकृत, क्लासिफाइड किया गया है। रिपीट, 78%। और कैटेगरी सी का मतलब क्या है? ये वो संयंत्र हैं जो गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों, क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया से दूर स्थित माने जाते हैं। इन्हें फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन FGD सिस्टम स्थापित करने की आवश्यकता से पूरी तरह छूट दे दी गई है। रिपीट, FGD, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, पूरी तरह छूट। और जो कैटेगरी ए प्लांट्स हैं, जो घनी आबादी वाले, डेंसली पॉपुलेटेड या प्रदूषित क्षेत्रों में हैं, उनका क्या? उनके लिए भी समय सीमा डेडलाइन को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। दिसंबर 2024 से बढ़ाकर दिसंबर 2027 कर दिया गया है। ये तो बहुत बड़ी छूट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये निर्णय प्रभावी रूप से सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए जो कड़े उत्सर्जन मानक स्ट्रिंजेंट एमिशन स्टैंडर्ड्स थे, उन्हें खत्म, डिसमेंटल्स कर देता है। रिपीट, SO2। ये मानक कब लागू हुए थे? ये पहली बार दिसंबर 2015 में अधिसूचित, नोटिफाइड हुए थे और 2 साल की अनुपालन समय सीमा, 2 ईयर कंप्लायंस टाइमलाइन दी गई थी। मतलब 2017 तक लागू हो जानी चाहिए थे। और अब 2025 में उन्हें हटाया जा रहा है या कमजोर किया जा रहा है? इस फैसले का वैज्ञानिक और पर्यावरणीय प्रभाव, साइंटिफिक एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा? ये FGD तकनीक करती क्या है? FGD तकनीक बिजली संयंत्रों के निकास फ्लू गैसों, एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस से SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, जो एक हानिकारक प्रदूषक, हार्मफुल पोल्यूटेंट है, उसे पकड़ने और हटाने, कैप्चरिंग एंड रिमूविंग का प्राइमरी मेथड है। रिपीट, FGD, SO2। और SO2 हवा में क्या करती है? वायुमंडल में SO2 द्वितीयक कण पदार्थ, सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर के निर्माण में योगदान देती है, खासतौर पर PM2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.5। रिपीट, PM2.5। PM2.5 कितना खतरनाक है?
ये सूक्ष्म कण माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जो फेफड़ों, लंग्स और रक्त प्रवाह ब्लड स्ट्रीम में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं। इनसे कई श्वसन और हृदय संबंधी रोग, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो सकते हैं। और SO2 का कोई और नुकसान? हाँ, ये एसिड रेन, अम्लीय वर्षा का एक प्राइमरी प्रिकॉर्सर, प्राइमरी अग्रदूत भी है। तो सरकार ने ये फैसला क्यों लिया? गवर्नमेंट रैशनल क्या है और विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट रैशनल वर्सेस एक्सपोर्ट कंसर्न्स। सरकार का निर्णय एक विशेषज्ञ समिति, एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों, रेकमेंडेशंस पर आधारित है। समिति ने तर्क दिया कि ये जनादेश, मैंडेट, अनावश्यक, अननेसेसरी था। क्यों अनावश्यक था? समिति ने 3 मुख्य कारक, 3 मेन फैक्टर्स बताए। पहला, भारत का परिवेश, SO2 स्तर, एम्बिएंट SO2 लेवल्स आमतौर पर राष्ट्रीय मानदंडों, नेशनल नॉर्म्स के भीतर है। दूसरा? भारतीय कोयले में सल्फर की मात्रा कम है, लो सल्फर कंटेंट है। और तीसरा? तीसरा, कण पदार्थ निर्माण, पार्टिकुलेट मैटर फॉर्मेशन में SO2 का योगदान नगण्य, इनसिग्निफिकेंट है। लेकिन क्या स्वतंत्र पर्यावरण और ऊर्जा विशेषज्ञ, इंडिपेंडेंट एनवायरमेंटल एंड एनर्जी एक्सपर्ट्स, इस तर्क से सहमत हैं? बिल्कुल नहीं। उनका इस तर्क का कड़ा विरोध है, फियर्सली कंटेस्टेड है। उनका कहना है कि समिति के निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण, फ्लॉड हैं और वायु प्रदूषण के मूल विज्ञान, फंडामेंटल साइंस ऑफ एयर पोल्यूशन की अनदेखी, इग्नोर करते हैं। कैसे अनदेखी करते हैं? देखिए, बिजली संयंत्रों की चिमनियां बहुत ऊंची होती हैं, टॉल चिमनीज होती हैं। ये प्रदूषण को खत्म नहीं करती, बल्कि उसे विशाल दूरियों, वास्ट डिस्टेंसेस तक फैलाती हैं, डिस्पर्स करती हैं। अच्छा, तो इससे क्या होता है? इससे एक स्थानीय SO2 मुद्दा, लोकल SO2 इश्यू, एक क्षेत्रीय PM 2.5 संकट, रीजनल PM 2.5 क्राइसिस में बदल जाता है, क्योंकि गैस वायुमंडल में यात्रा करते हुए हानिकारक सल्फेट कणों, हार्मफुल सल्फेट पार्टिकल्स में परिवर्तित हो जाती है। मतलब ये सीमा पार प्रदूषण, ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन का मामला बन जाता है। हाँ, ये सैकड़ों किलोमीटर दूर तक वायु गुणवत्ता, एयर क्वालिटी और सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। इसलिए संयंत्रों का स्थान आधारित वर्गीकरण, लोकेशन बेस्ड कैटेगराइजेशन वैज्ञानिक रूप से अनुचित है, साइंटिफिकली अनसाउंड है। तो ये नीति क्या कर रही है? ये नीति अनिवार्य रूप से बिजली संयंत्रों को एक तरह का प्रदूषण का छलावा खेल, पोल्यूशन शेल गेम खेलने की अनुमति देती है। वो अपने उत्सर्जन, एमिशंस को निर्यात, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जो डाउनविंड क्षेत्र हैं, डाउनविंड रीजन्स, वहां होने वाले स्वास्थ्य संकट, रिजल्टिंग हेल्थ क्राइसिस के लिए किसी एक स्रोत, सिंगल सोर्स को जवाबदेह ठहराना, होल्ड अकाउंटेबल, लगभग असंभव हो जाता है। इसके लिए कोई एनालॉजी है? हाँ, ये ऐसा है जैसे आप धूल को कालीन के नीचे छुपा दें, स्वीपिंग डस्ट अंडर द रग। वो नजर से तो छिप जाती है, पर घर को प्रदूषित करना जारी रखती है। ये तो बहुत चिंताजनक है। क्या इस नीति का भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं से कोई टकराव है? पॉलिसी इनकोहेरेंस एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशंस क्या हैं? भारत की व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं, ब्रॉडर इंटरनेशनल कमिटमेंट्स ऑन क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट के साथ सीधे विरोधाभास, डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन में प्रतीत होता है। जैसे पेरिस एग्रीमेंट के तहत भारत के नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, NDCs, राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान, रिपीट NDCs, और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन, नेट जीरो एमिशंस प्राप्त करने का भारत का दीर्घकालिक लक्ष्य, लॉन्ग टर्म गोल, रिपीट नेट जीरो बाय 2070। तो ये फैसला क्यों लिया गया? क्या कोई दबाव था? ऐसा लगता है कि ये नीतिगत बदलाव MoE, FCC और मिनिस्ट्री ऑफ पावर, विद्युत मंत्रालय के बीच एक लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष का नतीजा, क्लियर आउटकम है। अच्छा, विद्युत मंत्रालय और थर्मल पावर उत्पादक क्या चाहते थे? विद्युत मंत्रालय और थर्मल पावर उत्पादकों, थर्मल पावर प्रोड्यूसर्स ने लगातार समय सीमा विस्तार, डेडलाइन एक्सटेंशंस के लिए लॉबीड की है। उन्होंने FGD स्थापना की उच्च पूंजी लागत, हाई कैपिटल कॉस्ट्स का हवाला दिया और प्रौद्योगिकी विक्रेता और टेक्नोलॉजी वेंडर्स की सीमित संख्या का हवाला दिया और बिजली शुल्कों, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स में संभावित वृद्धि का भी हवाला दिया। तो नई अधिसूचना से क्या पता चलता है? नई अधिसूचना से पता चलता है कि ये आर्थिक तर्क, इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट्स, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय चिंताओं, पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स पर हावी, प्रिवेल्ड हो गए हैं। ये नियामक पकड़, रेगुलेटरी कैप्चर का एक क्लासिक मामला हो सकता है। रेगुलेटरी कैप्चर मतलब जहां विनियमित उद्योग, रेगुलेटेड इंडस्ट्री के हितों ने नीतिगत परिणाम,
पॉलिसी आउटकम को भारी रूप से प्रभावित किया हो। समझ गया। तो ये थी एफडीजी छूट की कहानी। पर्यावरण के लिए तो ये अच्छी खबर नहीं है। चलिए अब कुछ अच्छी खबर की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक 6, पब्लिक हेल्थ माइलस्टोन, इंडियाज इंडिजिनस डेंगू वैक्सीन, सार्वजनिक स्वास्थ्य मील का पत्थर, भारत का स्वदेशी डेंगू टीका। हाँ, ये वाकई एक बड़ी और अच्छी खबर है। भारत एक बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य सफलता, मेजर पब्लिक हेल्थ ब्रेक थ्रू की कगार पर है। भारत का पहला स्वदेशी डेंगू टीका, फर्स्ट इंडिजिनस डेंगू वैक्सीन, जिसका नाम डेंगियोल है, उसका फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल अपने नामांकन चरण, एनरोलमेंट फेज के पूरा होने के करीब है। रिपीट, डेंगियोल। हाँ, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार इस ट्रायल के लिए लक्षित 10,000 से 10,335 10,335 स्वस्थ प्रतिभागियों हेल्थी पार्टिसिपेंट्स में से लगभग 8,000 पहले ही नामांकित एनरोल्ड हो चुके हैं। रिपीट, ICMR 8,000, 10,000, 10,335। ये ट्रायल कितना महत्वपूर्ण है? पिविटल ट्रायल। ये एक मल्टी सेंटर डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड एंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड स्टडी है। ये नैदानिक अनुसंधान क्लिनिकल रिसर्च के लिए स्वर्ण मानक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। ये भारत में 20 स्थलों साइट्स पर आयोजित किया जा रहा है। और ये टीका किसने विकसित किया? ये टीका पैनेसिया बायोटेक और ICMR के सहयोग कोलैबोरेशन से विकसित किया गया है। रिपीट, पैनेसिया बायोटेक। इस टीके के विज्ञान और महत्व, द साइंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द वैक्सीन के बारे में बताएं। ये डेंगियोल कैसा टीका है? डेंगियोल एक टेट्रावैलेंट वैक्सीन है। रिपीट, टेट्रावैलेंट। इसका मतलब है कि इसे डेंगू वायरस के सभी 4 ज्ञात सीरोटाइप, नोन सीरोटाइप्स DENV 1, 2, 3 और 4 के खिलाफ सुरक्षा प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए इंजीनियर्ड किया गया है। रिपीट, DENV 1, 2, 3, 4। ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में अक्सर एक ही क्षेत्र में कई सीरोटाइप एक साथ प्रसारित सर्कुलेट साइमल्टेनियसली होते हैं। ये टीका किस तकनीक पर आधारित है? ये टीका एक लाइव अटेन्यूएटेड वायरल स्ट्रेन, जीवित क्षीण वायरल स्ट्रेन TV003, TV005 पर आधारित है। इसे मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स में नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ NIH द्वारा विकसित किया गया था। पैनेसिया बायोटेक ने इस स्ट्रेन को एक तैयार वैक्सीन फॉर्मुलेशन, फिनिश्ड वैक्सीन फॉर्मुलेशन में और विकसित किया है। क्या इस टीके का कोई खास फायदा है, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज? हाँ, डेंगियोल का एक प्रमुख रणनीतिक लाभ की स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इसका सिंगल डोज फॉर्मुलेशन, एकल खुराक सूत्रीकरण है। रिपीट, सिंगल डोज। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियानों, मास इम्यूनाइजेशन कैंपेन्स की लॉजिस्टिक्स, रसद को काफी सरल बनाने और लागत कॉस्ट्स कम करने की उम्मीद है। अच्छा, तो जो मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय डेंगू टीके हैं, जैसे सनोफिजिस डेंगवाक्सिया और टाकेडाज क्यूडेंगा, जिन्हें कई खुराक मल्टीपल डोजेस की जरूरत होती है, उन पर इसे एक बढ़त डिस्टिंक्ट एज मिलेगी। हाँ, बिल्कुल। इसका डेवलपमेंट टाइमलाइन क्या है? ये टीका कब तक उपलब्ध हो सकता है? अनुमान है कि नामांकन अक्टूबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद सभी प्रतिभागियों के लिए दीर्घकालिक सुरक्षा और प्रभावकारिता, लॉन्ग टर्म सेफ्टी एंड एफिकेसी की निगरानी मॉनिटर करने के लिए 2 साल की अनिवार्य अनुवर्ती अवधि, मैंडेटरी 2-year फॉलोअप पीरियड होगी। 2 साल का फॉलोअप? हाँ, तो अंतिम डेटा, फाइनल डेटा 2027 के अंत में अनुमोदन अप्रूवल के लिए नियामक अधिकारियों, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को प्रस्तुत करने के लिए तैयार होने की उम्मीद है। मतलब अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। अब बात करते हैं डेंगू के बोझ, द बर्डन ऑफ डेंगू और आत्मनिर्भर भारत की। डेंगू भारत के लिए कितनी बड़ी समस्या है? डेंगू भारत के लिए एक बिकट सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती, फॉर्मिडेबल पब्लिक हेल्थ चैलेंज है। देश वैश्विक डेंगू बोझ, ग्लोबल डेंगू बर्डन का एक बड़ा हिस्सा बेज करता है, और जो आधिकारिक मामलों की संख्या है, ऑफिशियल केस नंबर्स, उसे व्यापक रूप से वास्तविक घटना, ट्रू इंसिडेंस का एक नाटकीय कम अनुमान, ड्रामेटिक अंडर एस्टिमेशन माना जाता है। और क्या भारत में डेंगू का कोई इलाज या टीका है?
वर्तमान में भारत में बीमारी से निपटने कॉम्बैट द डिजीज के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार, स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट या लाइसेंस्ड वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो डेंगुओल का सफल विकास कितना महत्वपूर्ण होगा? इसलिए डेंगुओल का सफल विकास फार्मास्यूटिकल्स और जैव प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, क्रिटिकल सेक्टर्स में भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि, लैंडमार्क अचीवमेंट होगा। इसके तत्काल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव, इमीडिएट पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट के अलावा और क्या फायदे होंगे? इसके अलावा ये टीका भारत की स्वास्थ्य कूटनीति, हेल्थ डिप्लोमेसी के लिए एक शक्तिशाली रणनीतिक संपत्ति, पावरफुल स्ट्रेटेजिक एसेट भी है। कैसे? इसकी सिंगल डोज और संभावित रूप से कम लागत वाली प्रोफाइल, पोटेंशियली लोअर कॉस्ट प्रोफाइल, इसे वैक्सीन मैत्री जैसी पहल इनिशिएटिव के लिए एक आदर्श उम्मीदवार, आइडियल कैंडिडेट बनाती है। अच्छा, मतलब भारत डेंगू स्थानिक ग्लोबल साउथ, डेंगू एंडेमिक ग्लोबल साउथ के देशों को एक स्वदेशी व्यवहारिक समाधान, होम ग्रोन प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे सकेगा। हाँ बिल्कुल, इससे भारत की सॉफ्ट पावर और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी में नेतृत्व, लीडरशिप बढ़ेगा। और ये भारत के हेल्थ इकोसिस्टम के लिए भी एक टेस्ट होगा। हाँ, इस टीके की पूरी यात्रा प्रयोगशाला से बड़े पैमाने पर तैनाती तक, लैब टू मास डिप्लॉयमेंट, भारत के स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र, हेल्थ इकोसिस्टम की क्षमता और दक्षता, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी के लिए एक महत्वपूर्ण लिटमस टेस्ट, क्रूशियल लिटमस टेस्ट भी होगी। इसमें हमारे रिसर्च बॉडीज, रेगुलेटरी अथॉरिटीज और पब्लिक हेल्थ डिलीवरी सिस्टम्स सब शामिल हैं। उम्मीद करते हैं ये टीका सफल हो और जल्द उपलब्ध हो। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। टॉपिक 7, इंटीग्रेटिंग मेडिकल सिस्टम्स, द शल्याकॉन 2025 इनिशिएटिव, चिकित्सा प्रणालियों का एकीकरण, शल्याकॉन 2025 पहल। ये आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा के संगम से जुड़ा है। हाँ, नई दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, शल्याकॉन 2025 नाम से एक 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 3-डे नेशनल सेमिनार की मेजबानी होस्टिंग कर रहा है। रिपीट, शल्याकॉन 2025 AIIA। और इसका विषय, थीम बड़ा महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस है, इनोवेशन, इंटीग्रेशन और इंस्पिरेशन, यानी नवाचार, एकीकरण और प्रेरणा। ये किसके सहयोग से हो रहा है? ये नेशनल सुश्रुता एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है और इसका लक्ष्य है आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा पद्धतियों, आयुर्वेदिक सर्जिकल प्रैक्टिसेस, जिन्हें शल्य तंत्र कहते हैं, को आधुनिक चिकित्सा और शल्य चिकित्सा तकनीकों, मॉडर्न मेडिकल एंड सर्जिकल टेक्निक्स के साथ एकीकृत, इंटीग्रेट करने के तरीकों को खोजना और बढ़ावा देना, एक्सप्लोर एंड प्रमोट। रिपीट, शल्य तंत्र। इस संगोष्ठी में खास क्या है? एक मुख्य आकर्षण की हाईलाइट है लाइव सर्जरीज का प्रदर्शन। इसमें पारंपरिक एनोरेक्टल और यूरोसर्जिकल तकनीकें, ट्रेडिशनल एनोरेक्टल एंड यूरोसर्जिकल टेक्निक्स दिखाई जाएंगी, साथ ही आधुनिक लैप्रोस्कोपिक प्रक्रियाएं, मॉडर्न लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स भी। तो ये प्राचीन ज्ञान और समकालीन प्रौद्योगिकी, एंशिएंट विजडम एंड कंटेम्पररी टेक्नोलॉजी का मिश्रण, ब्लेंड दिखाने की कोशिश है। बिल्कुल। ये पहल किस सरकारी नीति का हिस्सा है? गवर्नमेंट पॉलिसी एंड चैलेंजेस क्या हैं? ये पहल राष्ट्रीय आयुष मिशन NAM, राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत पारंपरिक चिकित्सा, ट्रेडिशनल मेडिसिन को मुख्य धारा, मेन स्ट्रीम में लाने की सरकार की व्यापक नीति, ब्रॉडर पॉलिसी का ही एक प्रकटीकरण, मैनिफेस्टेशन है। रिपीट, NAM। NAM का उद्देश्य आयुष सेवाओं तक सार्वजनिक पहुंच, पब्लिक एक्सेस बढ़ाना, शैक्षणिक संस्थानों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का उन्नयन, अपग्रेड करना और चिकित्सा बहुलवाद और एकीकरण, मेडिकल प्लूरलिज्म एंड इंटीग्रेशन के माहौल को बढ़ावा, फॉस्टर देना है। लेकिन क्या ये एकीकरण, इंटीग्रेशन आसान है? चुनौतियां क्या हैं? सार्थक एकीकरण, मीनिंगफुल इंटीग्रेशन का मार्ग महत्वपूर्ण चुनौतियों, सिग्निफिकेंट चैलेंजेस से भरा है। सबसे बड़ी चुनौती है कि कई आयुर्वेदिक उपचारों, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स पर कठोर साक्ष्य आधारित अनुसंधान, रिगरस एविडेंस बेस्ड रिसर्च की व्यापक रूप से स्वीकृत कमी, वाइडली एक्नॉलेज्ड लैक है। ऐसा रिसर्च जो आधुनिक विज्ञान,
मॉडर्न साइंस के मानकों स्टैंडर्ड्स को पूरा करता हो। और क्या दिक्कत है? जटिल हर्बल फॉर्मुलेशंस, कॉम्प्लेक्स हर्बल फॉर्मुलेशंस का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन करना एक चुनौती है। गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल एक बड़ा मुद्दा है, और एक सुसंगत नियामक ढांचा, कोहेरेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का न होना भी एक समस्या है। ये मुद्दे अनसुलझे, अनरिजॉल्व्ड बने हुए हैं। क्या कोई दार्शनिक अंतर भी है? हाँ, आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा के दार्शनिक आधारों, फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग्स और शब्दावली टर्मिनोलॉजीज में मौलिक अंतर, फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। ये निर्बाध एकीकरण, सीमलेस इंटीग्रेशन के लिए सांस्कृतिक और व्यावहारिक बाधाएं, कल्चरल एंड प्रैक्टिकल बैरियर्स पैदा करते हैं। तो सरकार जो एकीकरण के लिए इतना जोर दे रही है, स्ट्रॉन्ग पुश दे रही है, उस पर एक बहस छिड़ गई है, द क्रिटिकल डिबेट, इंटीग्रेट फर्स्ट और रिफॉर्म फर्स्ट। पहले एकीकरण करें या पहले सुधार करें? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बहस, क्रिटिकल डिबेट है। जो समर्थक हैं, प्रोपोनेंट्स, वो एक समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम की कल्पना करते हैं जो आयुर्वेद की शक्तियों, आयुर्वेदा स्ट्रेंथ्स का लाभ उठाए। खासकर किन क्षेत्रों में? खासकर निवारक स्वास्थ्य, प्रिवेंटिव हेल्थ और क्रॉनिक जीवन शैली से संबंधित बीमारियों, क्रॉनिक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस के प्रबंधन, मैनेजमेंट में। और जो विरोध में है, उनका क्या तर्क? इसके विपरीत वैज्ञानिक और चिकित्सा समुदाय, साइंटिफिक एंड मेडिकल कम्युनिटी में कई लोग तर्क देते हैं कि एकीकरण के लिए ये ऊपर से नीचे का दबाव, टॉप डाउन पुश, समय से पहले, प्री मैच्योर और संभावित रूप से जोखिम भरा, पोटेंशियली रिस्की है। क्यों? उनका तर्क है कि आयुर्वेद को पहले आंतरिक सुधार और नवीनीकरण, इंटरनल रिफॉर्म एंड रिन्यूअल की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसका मतलब है कि सिस्टमैटिक रूप से आधुनिक अनुसंधान पद्धतियों, मॉडर्न रिसर्च मेथोडोलॉजीज के माध्यम से इसकी प्रथाओं को मान्य, वैलिडेटिंग इट्स प्रैक्टिसेस करना होगा। वैज्ञानिक रूप से सत्यापित योग्य ज्ञान, साइंटिफिकली वेरीफाइबल नॉलेज को अप्रचलित या आध्यात्मिक अवधारणाओं, ऑब्सोलीट और मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट से अलग करना होगा, और सुरक्षा और प्रभावकारिता, सेफ्टी एंड एफिकेसी सुनिश्चित करने के लिए कड़े मानक, स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड स्थापित करने होंगे। तो आलोचक क्रिटिक्स क्या चेतावनी दे रहे हैं? आलोचक चेतावनी देते हैं कि इस मूलभूत कार्य, फाउंडेशनल वर्क के बिना दोनों प्रणालियों के मिश्रण, मलांज को मजबूर करना, दोनों की अखंडता, इंटेग्रिटी और ज्ञानोमीमांसे स्वायत्तता, एपिस्टेमिक ऑटोनॉमी से समझौता कर सकता है, और अंततः रोगी सुरक्षा, पेशेंट सेफ्टी को कमजोर, अंडरमाइनिंग कर सकता है। इस नीतिगत दबाव को देखने के क्या दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं? से दो नजरियों, टू लेंसेज से देखा जा सकता है। एक और, ये चिकित्सा राष्ट्रवाद, मेडिकल नेशनलिज्म का एक रूप दर्शाता है। ये भारत की पारंपरिक ज्ञान की समृद्ध विरासत, रिच हेरिटेज ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज को ऊपर उठाने और वैश्वीकृत, ग्लोबलाइज करने का एक सराहनीय प्रयास, कमेंडेबल एफर्ट है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये राजनीतिक और सांस्कृतिक परियोजना, पॉलिटिकल एंड कल्चरल प्रोजेक्ट, आवश्यक वैज्ञानिक आधार, नेसेसरी साइंटिफिक ग्राउंडवर्क से तेज गति से आगे बढ़ रही है। इससे ये जोखिम पैदा होता है कि आइडियोलॉजी कुड आउटपेस एविडेंस। और दूसरा नजरिया क्या है? दूसरी ओर एक अधिक व्यवहारिक चालक, प्रैग्मैटिक ड्राइवर, ये हो सकता है कि भारत के भारी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, मैसिव हेल्थ केयर प्रोवाइडर डेफिसिट को संबोधित करने की जरूरत है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों, रूरल एरियाज में। वो कैसे? AI विच चिकित्सकों, आयुष प्रैक्टिशनर्स का एक बड़ा मौजूदा कैडर, लार्ज एग्जिस्टिंग कैडर है। उन्हें कुछ शल्य चिकित्सा और चिकित्सा दक्षताओं, सर्जिकल एंड मेडिकल कॉम्पिटेंसीज के साथ अपस्किलिंग करके सरकार शायद स्वास्थ्य सेवा कार्यबल, हेल्थ केयर वर्कफोर्स का विस्तार, एक्सपैंड करने का प्रयास कर रही हो। तो ये एक्सेस बढ़ाने की स्ट्रैटेजी है? हाँ, ये स्वास्थ्य सेवा पहुंच, हेल्थ केयर एक्सेस में सुधार के लिए एक संभावित उच्च इनाम रणनीति, पोटेंशियल हाई रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी है। लेकिन ये उच्च जोखिमों, हाई रिस्क से भी भरी है अगर प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल और भूमिकाओं का स्पष्ट सीमांकन, क्लियर डिमार्केशन ऑफ रोल्स, सख्ती से परिभाषित और लागू, रिगरसली डिफाइंड एंड एनफोर्स्ड नहीं किया जाता है। ये वाकई एक जटिल मुद्दा है जिसमें संतुलन साधना बहुत जरूरी है। चलिए अब आज की आखिरी टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक 8, कम्बैटिंग नार्को ट्रैफिकिंग, डाइवर्सिफाइंग थ्रेट्स ऑन द इंडिया-नेपाल बॉर्डर। नशीले पदार्थों की तस्करी का मुकाबला, भारत नेपाल सीमा पर विविध खतरे। ये सुरक्षा, सिक्योरिटी से जुड़ा मसला है। हाँ,
उत्तराखंड पुलिस ने एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन, सिग्निफिकेंट ऑपरेशन किया है। चंपावत जिले, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में भारत नेपाल सीमा, इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास एक महिला को गिरफ्तार, अरेस्टेड किया गया है। और उसके पास से क्या मिला है? उसके पास से 5.688 केजेस, 5.688 किलोग्राम्स एमडीएमए जब्त, सीज्ड किया गया है। रिपीट, 5.688 किलोग्राम्स एमडीएमए यानी मिथाइलिन डाइऑक्साइन मेथेम्फोटेन है। इसे आमतौर पर एक्सटेसी के नाम से जाना जाता है। रिपीट, एमडीएमए, एक्सटेसी। ये कैसी दवा है? ये एक शक्तिशाली सिंथेटिक साइकोएक्टिव दवा, पोटेंट सिंथेटिक साइकोएक्टिव ड्रग है। और इसकी कीमत कितनी होगी? जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ, सीज्ड कॉन्ट्राबैंड की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार, इंटरनेशनल मार्केट में 10 करोड़ रुपए, रुपीज 10 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। 10 करोड़, ये तो बहुत बड़ी खेप है। आरोपी पर क्या कार्रवाई हुई है? आरोपी पर नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के कड़े प्रावधानों, स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस के तहत मामला दर्ज बुक्ड किया गया है और जांच से एक व्यापक नेटवर्क, वाइडर नेटवर्क का पता चला है। रिपीट, एनडीपीएस एक्ट। अब बात करते हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर की। ये सीमा तस्करी के लिए क्यों जानी जाती है? द इंडियन नेपाल बॉर्डर, अ पोरस फ्रंटियर। भारत नेपाल सीमा अपनी लंबाई, लेंथ, झरझरा प्रकृति, पोरस नेचर और वीजा मुक्त आवाजाही व्यवस्था, वीजा फ्री मूवमेंट रेजीम के कारण जानी जाती है। ये विशेषताएं इसे नशीले पदार्थों की तस्करी, नार्को ट्रैफिकिंग सहित कई अवैध गतिविधियों, इलिसिट एक्टिविटीज के लिए एक अत्यधिक संवेदनशील कॉरिडोर, हाईली वल्नरेबल कॉरिडोर बनाती हैं। परंपरागत रूप से यहाँ किस तरह की तस्करी होती रही है? परंपरागत रूप से ये मार्ग दो तरफा तस्करी व्यापार, टू वे स्मगलिंग ट्रेड के लिए कुख्यात नोटोरियस रहा है। नेपाल के पहाड़ी जिलों, हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नेपाल से भांग, कैनाबिस, मारिजुआना और हैशीश भारत में तस्करी ट्रैफिक्ड की जाती है। और भारत से नेपाल क्या जाता है? भारत से नियंत्रित दवाएं, कंट्रोल फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और नशीले इंजेक्शंस, नार्कोटिक इंजेक्शंस नेपाल में तस्करी, स्मगल्ड किए जाते हैं। नेपाल में बर्दीबास जैसे कस्बे इस अवैध व्यापार, इलिसिट ट्रेड के लिए प्रमुख पारगमन केंद्र, मेजर ट्रांजिट हब्स के रूप में उभरे हैं। रिपीट, बार्दीबास। लेकिन अब एमडीएमए जैसी हाई वैल्यू सिंथेटिक पार्टी ड्रग की इतनी बड़ी मात्रा में जब्ती क्या दर्शाती है? क्या ये तस्करी पैटर्न में कोई बदलाव है? A strategic shift in trafficking patterns. हाँ, ये तस्करी पैटर्न्स, ट्रैफिकिंग पैटर्न्स में एक महत्वपूर्ण और खतरनाक विकास, सिग्निफिकेंट एंड अलार्मिंग एवोल्यूशन को दर्शाती है। कैसे? ये इंडिकेट्स करता है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक सिंडिकेट्स, ट्रांसनेशनल क्रिमिनल सिंडिकेट्स अब पारंपरिक पौधा आधारित या फार्मास्यूटिकल दवाओं, ट्रेडिशनल प्लांट बेस्ड और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स से आगे जा रहे हैं। वो अपने उत्पादों और मार्गों में विविधता, डाइवर्सिफाइंग देयर प्रोडक्ट्स एंड रूट्स ला रहे हैं। तो भारत नेपाल सीमा का इस्तेमाल अब हाई एंड नारकोटिक्स के लिए हो रहा है। ऐसा लगता है। इससे पता चलता है कि भारत नेपाल सीमा का अब वैश्विक उत्पादन केंद्रों, ग्लोबल प्रोडक्शन सेंटर्स से भारत के शहरी बाजारों, अर्बन मार्केट्स की मांग को पूरा करने के लिए उच्च स्तरीय नशीले पदार्थों, हाई एंड नारकोटिक्स की तस्करी के लिए एक नए और शायद कम निगरानी वाले गलियारे, न्यू पोटेंशियली लेस मॉनिटर्ड कॉरिडोर के रूप में उपयोग किया जा रहा है। क्या इसे किसी कॉन्सेप्ट से समझा जा सकता है? हाँ, काउंटर नारकोटिक्स में इसे बलून इफेक्ट, गुब्बारा प्रभाव का एक उदाहरण कहा जा सकता है। रिपीट, बलून इफेक्ट। बलून इफेक्ट वो क्या होता है? जैसे आप एक गुब्बारे को एक जगह से दबाते हैं तो वो दूसरी जगह से फूल जाता है। अच्छा, तो यहाँ कैसे लागू होता है? जैसे जैसे पारंपरिक तस्करी मार्गों, ट्रेडिशनल ट्रैफिकिंग राउट्स, जैसे पाकिस्तान के साथ पश्चिमी सीमा, वेस्टर्न बॉर्डर या समुद्री चैनल, मैरीटाइम चैनल्स पर निगरानी और प्रवर्तन दबाव, एनहांस्ड सर्वेलेंस एंड एनफोर्समेंट प्रेशर बढ़ता है, तो आपराधिक नेटवर्क, क्रिमिनल नेटवर्क्स कम से कम प्रतिरोध वाले रास्ते, पाथ्स ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस तलाशते हैं। और भारत नेपाल सीमा उन्हें ऐसा रास्ता लगती है। हाँ, भारत नेपाल सीमा का कठिन भूभाग, डिफिकल्ट टेरेन और खुली प्रकृति ओपन नेचर एक आकर्षक विकल्प अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव प्रस्तुत करती है। तो इस बदलाव के निहितार्थ इम्प्लीकेशंस क्या है? इस रणनीतिक बदलाव, स्ट्रैटेजिक शिफ्ट के लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसीज, इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज की खुफिया और प्रवर्तन मुद्रा
इंटेलिजेंस एंड एनफोर्समेंट पॉस्चर में भी एक समान अनुकूलन, कमेंसरेट एडेप्टेशन की जरूरत है। मतलब अब वो इस सीमा को केवल पारंपरिक खतरों, ट्रेडिशनल थ्रेट्स के आधार पर प्रोफाइल नहीं कर सकते। उन्हें नई और अधिक खतरनाक सिंथेटिक दवाओं, न्यू एंड मोर डेंजरस सिंथेटिक ड्रग्स के प्रवाह का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। और एनडीपीएस एक्ट का इसमें क्या रोल है? एनडीपीएस अधिनियम इस लड़ाई के लिए कानूनी ढांचा, लीगल फ्रेमवर्क प्रदान करता है। ये लड़ाई न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्यों? क्योंकि नशीली दवाओं की तस्करी और आतंकवाद के वित्त पोषण, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के बीच सुस्थापित संबंध, वेल एस्टैब्लिश्ड लिंक्स हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत गंभीर खतरा है जिस पर लगातार नजर रखने की जरूरत है। तो ये थे आज के मुख्य विश्लेषण। अब चलते हैं पार्ट डी की ओर, प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट्स। जी चलिए अब जल्दी से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों, की फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो प्रीलिम्स परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। मैं हर बिंदु को स्पष्ट रूप से पढ़ूंगा और महत्वपूर्ण शब्दों को दोहराऊंगा। ठीक है। पहला, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया, मराठा सैन्य परिदृश्य सूची में शामिल हुए हैं। दूसरा, डेंगू टीका, नाम है डेंगॉल, रिपीट डेंगॉल। इसे विकसित किया है पैनेसिया बायोटेक और आईसीएमआर ने। ये एक टेट्रावैलेंट लाइव एटेन्यूएटेड जीवित क्षीण टीका है। स्ट्रेन है TV003, TV005 जो NIH USA लिया गया है। तीसरा, एनवायरमेंटल टेक, पर्यावरण तकनीक, फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन यानी FGD, रिपीट FGD। ये कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की फ्लू गैस से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हटाने की तकनीक है, रिपीट SO2। चौथा, इंटरनेशनल टेररिज्म, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी ADF, रिपीट ADF। ये IS संबंध आतंकी समूह है जिसे ISDRC भी कहते हैं। ये DR कोंगो और युगांडा में सक्रिय है, रिपीट ISDRC। पांचवां, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, सरकारी पहल, शल्यकॉन 2025, रिपीट शल्यकॉन 2025। ये आयुर्वेदिक सर्जरी पर राष्ट्रीय संगोष्ठी है जिसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA आयोजित कर रहा है, रिपीट AIIA। थीम है इनोवेशन, इंटीग्रेशन और इंस्पिरेशन। छठा, इंटरनेशनल फोरम, अंतर्राष्ट्रीय मंच, SCO काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 2025, SCO विदेश मंत्री परिषद की बैठक। ये तियानजिन, चाइना में आयोजित हो रही है, रिपीट SCO। सातवां, गवर्नमेंट कैंपेन, सरकारी अभियान, फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल। इसका 31st एडिशन, 31वां संस्करण हुआ जिसमें PSUs और द ग्रेट खली शामिल हुए। मकसद है फिटनेस को बढ़ावा देना और मोटापे से निपटना। आठवां, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म, कानूनी संवैधानिक शब्द, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR, रिपीट SIR। ये ECI द्वारा मतदाता सूची को सत्यापित और शुद्ध करने के लिए एक व्यापक घर घर जाकर किया जाने वाला अभ्यास है। और नौवां, नारकोटिक्स, नशीले पदार्थ, MDMA, मिथाइलिन डाइऑक्सी मिथैम्फेटामीन, रिपीट MDMA। ये एक सिंथेटिक साइकोएक्टिव दवा है जिसे एक्सटेसी भी कहा जाता है, रिपीट एक्सटेसी। हाल ही में भारत नेपाल सीमा पर जब्त हुई है। तो ये थे कुछ प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। हाँ, अब आते हैं पार्ट ई पर, मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। जी, तो आज की चर्चा पर आधारित मेंस परीक्षा के लिए एक अभ्यास प्रश्न इस प्रकार है, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अधिकांश थर्मल पावर प्लांटों को फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन FGD सिस्टम स्थापित करने से हाल ही में दी गई छूट एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। इस निर्णय के वैज्ञानिक, आर्थिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य निहितार्थों का समालोचनात्मक विश्लेषण करें, क्रिटिकली एनालाइज। क्या ये कदम भारत की दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांत के अनुरूप है? 250 शब्द। हम सभी श्रोताओं, लिसनर्स को इसे लिखने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित, इंकरेज करते हैं। अपनी समझ को परखने का ये अच्छा तरीका है। बिल्कुल। अब हम कार्यक्रम के अंतिम भाग पार्ट F पर आते हैं, मोटिवेशन फॉर एस्पिरेंट्स एंड आउटरो, उम्मीदवारों के लिए प्रेरणा और समापन। जी,
देखिए, सिविल सर्विसेज का रास्ता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें सिर्फ बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस ही नहीं, बल्कि अपार लचीलापन, इमेंस रेजिलियंस और अटूट निरंतरता, अनवेवरिंग कंसिस्टेंसी की भी मांग होती है। बिल्कुल। रास्ते में संदेह के दिन, डेज ऑफ डाउट भी आएंगे और थकान के क्षण, मोमेंट्स ऑफ फटीग भी। हाँ, ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को याद रखें, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य, गोल की प्राप्ति न हो जाए। तैयारी का हर दिन, पढ़ा गया हर अध्याय, चैप्टर और लिखा गया हर उत्तर, आंसर उस लक्ष्य के करीब एक कदम है। आपकी वर्तमान परिस्थितियां, प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस, आपकी मंजिल, डेस्टिनेशन को परिभाषित नहीं करती। वे केवल आपके शुरुआती बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट का निर्धारण करती हैं। ये यात्रा स्वयं में परिवर्तनकारी, ट्रांसफॉर्मेटिव है। तो फोकस्ड रहें, दृढ़, डिटर्मिन्ड रहें और अपनी निरंतर कड़ी मेहनत, परसिस्टेंट हार्डवर्क की शक्ति में विश्वास करें। अब एक बार आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं की टेकअवेज को संक्षेप में दोहरा लेते हैं। पहला, बिहार एसआईआर विवाद ईसीआई के अधिकार क्षेत्र और आधार बहिष्करण पर केंद्रित है, जो नागरिकता सत्यापन और मताधिकार के बीच के तनाव को उजागर करता है। दूसरा, रैगिंग संकट यूजीसी की विफलता और कार्यान्वयन अंतराल को दर्शाता है, जिसका गहरा सामाजिक न्याय और मानसिक स्वास्थ्य प्रभाव है। तीसरा, ईएएम की सिंगापुर और चीन यात्रा भारत की मल्टी अलाइनमेंट रणनीति को दर्शाती है। सिंगापुर के साथ स्थिर संबंध और चीन एससीओ के साथ मैनेज्ड कंटेस्टेशंस। चौथा, डीआरसी में एडीएफ हमला, वैश्विक तशद्दुद की विकास और यूएन शांति स्थापना की चुनौतियां, पीसकीपिंग ट्रैप को रेखांकित करता है। पांचवा, एफजीडी छूट नीति वैज्ञानिक तर्कों, आर्थिक दबावों और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के बीच संघर्ष को उजागर करती है। छठा, स्वदेशी डेंगू टीका डेंगियोल भारत के आत्मनिर्भर भारत और स्वास्थ्य कूटनीति के लिए एक मील का पत्थर है। सातवां, शाल्याकॉन 2025 पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा के एकीकरण की बहस, इंटीग्रेट फर्स्ट और रिफॉर्म फर्स्ट को सामने लाता है। और आठवां, भारत नेपाल सीमा पर एमडीएमए जब्ती, नशीले पदार्थों की तस्करी के बदलते पैटर्न, बलून इफेक्ट और नई सुरक्षा चुनौतियों का संकेत देती है। ये थे आज के मुख्य बिंदु। इस विस्तृत विश्लेषण, डिटेल्ड एनालिसिस को गहराई से समझने के लिए इसे दोबारा सुनने पर विचार करें। ये न केवल यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में मदद करेगा, बल्कि जीवन के लिए सूचित दृष्टिकोण, इन्फॉर्म्ड पर्सपेक्टिव्स विकसित करने में भी सहायक होगा। बिल्कुल। और अगर आपको सुन लो यूपीएससी का ये प्रयास मूल्यवान, वैल्यूएबल लगा, तो कृपया लाइक करें, अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें, अपने विचार कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल सुन लो यूपीएससी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सुपर थैंक्स के जरिए भी अपना समर्थन दिखा सकते हैं। आपका सहयोग हमें इस चैनल को लंबे समय तक आप सबके लिए बनाए रखने में मदद करेगा। ऊर्जावान स्वर में अगले विश्लेषण तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।